बारिश में घमंडी ननद लाई भाभी की गोरी सौतन। माँ, आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? जो भी तुम्हारे दिल में है तुम बता सकते हो, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ माँ, दरअसल ये बात है कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं आप शादी के लिए मना न कर दो। बेटा, जब से तू बड़ा हुआ है तूने इस घर को बहुत अच्छे से समझा है और संभाला है। तेरे पिताजी के जाने के बाद तू ही इस घर को संभालता हुआ आ रहा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर तू किसी लड़की को पसंद करके इस घर के अंदर लेकर आएगा तो वो लड़की जरूर इस काबिल होगी कि वो हमारे इस घर को संभाल सके। हाँ माँ, दरअसल बात यह है कि जिस लड़की को मैं प्यार करता हूँ उस लड़की का रंग बहुत ज्यादा काला है। मुझे डर यह है कि कहीं उसके कालेपन की वजह से आप उसे पसंद न करो, इसलिए मैंने पहले आपको बताना जरूरी समझा। बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मेरा बेटा होकर भी तू अगर ऐसी बातें करेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और रही बात गोरे और काले की, तो दुनिया में केवल दो ही रूप हैं, एक काला और गोरा। इसका मतलब ये नहीं कि काले लोगों का दिल भी काला होता है। तुम मुझसे उस लड़की को जरूर मिलवाना। ये सुनकर नैतिक बहुत खुश होता है, जिसके बाद नैतिक अपनी माँ को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ शालिनी पहले से ही मौजूद होती है। शालिनी का बर्ताव देखकर यशोदा बहुत खुश होती है और उसे अपने बहू के रूप में स्वीकार लेती है। कुछ ही दिनों में यशोदा अपने बेटे नैतिक की शादी शालिनी से कर देती है। शालिनी शादी के बाद अपने घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शहर से नैतिक की बहन शनाया घर पर वापस आती है। अरे माँ, कितने सालों बाद मैं आपको देख रही हूँ। माँ, मुझे शहर में आपकी बहुत याद आया करती थी, लेकिन क्या करती, मजबूर हूँ, अपनी पढ़ाई को खत्म किए बिना नहीं आ पाती। भैया कहाँ है? मुझे भैया से मिलना है। तभी नैतिक कमरे से बाहर आता है और अपनी बहन को देखते हुए उसे गले लगा लेता है। अरे मेरी प्यारी बहन, कितनी दुबली पतली हो गई हो, अपना ख्याल जैसे रखती ही नहीं हो। माँ, अब मेरी बहन आ गई है तो इसका अच्छे से ध्यान रखना और जाने से पहले से अच्छे से मोटा भी कर देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले ये तो बताओ भैया, शादी कब करे हो? देखो, मुझे आपकी शादी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है। वैसे मेरी नजर में एक बहुत सुंदर सी लड़की है, अगर आप चाहो तो मैं आपकी शादी की बात आगे बढ़ा सकती हूँ, और आप उस लड़की को जानते भी हो। शनाया की ये बात सुनकर नैतिक और यशोदा चुप रह जाते हैं। तभी यशोदा अपनी बेटी शनाया से कहती है, तुम्हारे भाई की शादी तो हो गई है। माफ करना बेटी, तुम्हें बहुत बार कॉल किया लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लगा, और फिर हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम इंतजार कर पाते। जल्दी में ही शादी करवाई है। देखो, वहाँ आंगन में जो लड़की कपड़े धो रही है वही तुम्हारी भाभी है। ये सुनते ही शनाया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और जैसे ही वो अपनी काली भाभी को देखती है तो गुस्से से आग बबूला भी हो जाती है। ओह माय गॉड भैया, आप इस ब्लैक ब्यूटी से कैसे शादी कर सकते हो? आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि काली लड़की के बच्चे भी काले ही होंगे? व्हाट रबिश, तुम मेरी बहन होकर ही कैसी बातें कर रही हो? अरे गोरा काला कुछ नहीं होता, तुम्हारी भाभी स्वभाव में बहुत अच्छी हैं। जाओ एक बार जाकर बात तो करो। मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी, आपका फैसला है, आपको मुबारक हो। मुझे अपनी सहेली के घर उसी से मिलने जाना है, मैं चलती हूँ। उस गांव की सबसे अमीर लड़की शनाया की सहेली थी, जिसका नाम पूर्वी था। पूर्वी ना तो अमीर थी बल्कि घमंडी तो और भी ज्यादा थी। जैसे ही शनाया उससे मिलने उसके घर जाती है, पूर्वी उसे देखकर बहुत खुश होती है। ओह माय गॉड शनाया, तुम वापस शहर से आ गई। अच्छा हुआ, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। फाइनली हम दोनों मिल रहे हैं। कब आए शहर से तुम? अरे यार, आज ही आई हूँ, लेकिन आज आते ही सर पर एक बहुत बड़ा बम फूट गया। शनाया अपने भाई की शादी के बारे में अपनी सहेली पूर्वी को बताती है, जिसे सुनकर पूर्वी कहती है, लेकिन शनाया, तुम तो मेरी शादी अपने भाई से करवाना चाहती थी। तुम्हारा और मेरा वादा हुआ था ताकि हम बेस्टीज हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। मैं भी तो यही चाहती थी, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरे भैया ने उस काली कलूटी से शादी कर ली। नहीं तो मेरा मन था मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाकर अपने घर ले चलूं। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। जिस कंपनी में तुम्हारे भाई काम करते हैं वो कंपनी मेरी है, यानी कि मेरे डैड की। इस बहाने मैं उस कंपनी के अंदर आना जाना कर सकती हूँ और अपने रंग रूप से तुम्हारे भैया को अपने प्यार के जाल में फंसा सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो। अरे नहीं की और पूछ, मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे घर हो। इसके लिए तुम्हें जो करना पड़े वो करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शनाया पूर्वी का प्लान सुनकर बहुत खुश होती है, और उस दिन के बाद से पूर्वी अपने डैड की कंपनी में जाकर किसी न किसी बहाने नैतिक के करीब आना शुरू कर देती है। नैतिक जहां शालिनी से बहुत प्यार करता था, वहीं अब उसे धीरे धीरे पूर्वी पसंद आने लगती है, जिसकी वजह से उसकी शालिनी से रोजाना लड़ाई होने लगती है। पूरे दिन तो तुम घर में पड़ी रहती हो, तुमसे मेरा टिफिन भी पैक नहीं होता। अरे दिन भर आराम करते हुए तुम थकती नहीं हो? अजी, मैंने तो समय पर ही आपका टिफिन पैक कर दिया था, फिर आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं?
तो तुम्हारी कमजोरी ऊपर से तुम्हारी गंदी शक्ल देख देख कर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। नैतिक गुस्से में ऐसा कहकर घर से चला जाता है और अपने ऑफिस पहुंचकर पूर्वी से पूरा दिन बातें करता रहता है। उसी दिन वह पूर्वी को लेकर एक कैफे में जाता है जहां प्लान के हिसाब से शनाया उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। अरे भैया, ये क्या, आप भाभी को धोखा दे रहे हो? क्या आपको मेरी सहेली पूर्वी इतनी पसंद है? अगर इतनी पसंद है तो आप उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ, दोबारा शादी कैसे कर सकता हूँ? ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर आपको पूर्वी से प्यार है तो आपकी शादी मैं करवाऊंगी। वैसे भी आप शालिनी भाभी को डिजर्व नहीं करते। शनाया अपने भाई को 7वें आसमान पर चढ़ा देती है, जिसके बाद वह उन दोनों को एक मंदिर में ले जाकर उनकी शादी करवा देती है। लेकिन उनकी शादी के बाद नैतिक पूर्वी को अपने घर लेकर नहीं आता। वो इस मौके की तलाश में था कि वो किसी तरह अपनी माँ को इसके बारे में बता सके। एक दिन वह दोनों घर की चौखट के पास बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं और बहुत तेज बरसात होती है। वहीं शालिनी बर्तन धो रही होती है। नैतिक अपनी दूसरी शादी के बारे में अपनी माँ को बताने वाला होता है कि तभी शनाया छाते के भीतर पूर्वी को बारिश से बचाते हुए शादी के जोड़े में घर पर ले आती है। अरे पूर्वी, ये तुम्हारी सहेली तो बहुत प्यारी और सुंदर लग रही है, लेकिन ये शादी होने के बाद यहाँ क्यों आई है? क्योंकि ये इसका ससुराल है। नैतिक भैया ने इससे शादी की है। ये सुनते ही शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए मेरे पति किसी और लड़की से शादी कर ही नहीं सकते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पूर्वी मेरी पत्नी है और मैंने उससे शादी की है। ये सुनते ही बेचारी शालिनी वहाँ खड़ी की खड़ी रह जाती है। अरे शनाया बेटी, ये तूने क्या किया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे होते हुए इस घर के अंदर बदसूरत बहू रहे, मैं कैसे देख सकती हूँ? चलो पूर्वी, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। शनाया पूर्वी को ले जाकर उसके भाई का उसको कमरा दिखाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शालिनी घर छोड़कर चली जाती है तो वहीं शादी के बाद पूर्वी अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर देती है। वो अपने पैसों का घमंड अपने ससुराल के सभी लोगों को दिखाती है। एक दिन शनाया उसके कमरे में जाकर उसकी महंगी लिपस्टिक लगा लेती है, जिसे देखकर वो कहती है, लिपस्टिक क्या तेरे बाप ने खरीद कर लाकर रखी है? अरे तुझे पता है कितनी महंगी लिपस्टिक है? छोड़ इसे, आइंदा मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। जा दफा हो जाए यहाँ से। शादी के बाद पूर्वी का इतना बदला हुआ बर्ताव देख शनाया हैरान रह जाती है। ना उसे कुछ नहीं कह पाती और अपनी गलती का पछतावा करने लगती है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने मेरी इतनी अच्छी भाभी थी और उन्हें मैंने घर से भगा दिया। लेकिन इसका घमंड और नखरे देखो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे भी कभी इस तरीके से बात करेगी। पूर्वी इतने अमीर घराने की लड़की थी कि उससे नैतिक की गरीबी देखी नहीं जाती और अपने नखरों के चलते वो नैतिक को डिवोर्स देकर चली जाती है, जिसके बाद नैतिक को भी अपनी गलती का पछतावा होता है। दोनों भाई बहन शालिनी के पास जाकर उसके पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं, जिसके बाद शालिनी उन दोनों को माफ कर देती है और वापस आकर अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। मम्मी, क्या ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी थी ना? और कामिनी आंटी बहू भी एकदम बॉलीवुड की हीरोइन जैसी ढूंढ कर लाई है। मम्मी, आई एम टेलिंग यू, मुझे भी उतनी ही गोरी भाभी चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली में सभी गोरे हैं। लावण्या, तू देखना इस घर में भी कैटरीना जैसी गोरी बहू ही आएगी। चला पंडित जी को फोन लगा। अंजना पंडित को अपने बड़े बेटे की शादी के लिए लड़कियां ढूंढने को कहती है। अगले दिन पंडित जी वहां आते हैं। नमस्ते अंजना बहन। आइए पंडित जी। जैसा आपने कहा था, लड़कियों की तस्वीरें ले आया हूँ। लाइए मम्मी, मुझे भी दिखाइए तस्वीर। मम्मी, ये लड़की आदि भैया के लिए परफेक्ट रहेगी, गोरी और सुंदर है। पंडित जी, मुझे ये लड़की पसंद है। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आदित्य बेटा, यहाँ जरा देख तो ये तस्वीर और बता तुझे कौन सी लड़की पसंद है। माँ, मुझे दफ्तर के लिए देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर आदित्य घर से चला जाता है और शाम को शादी करके घर आता है। माँ, इससे मिलो, ये मेघा है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। गजेंद्र जी, गजेंद्र जी, जल्दी से यहाँ आइए। अरे अब क्या हो गया भाग्यवान? देखिए आपका बेटा क्या गुल खिला कर आ रहा है। आपके लाडले ने शादी कर ली, वो भी अपनी मर्जी से। अंजना के भड़काऊ बातों में आकर गजेंद्र गुस्से से काली बहू को घूर घूर कर देखते हुए कहता है, आदित्य, कान खोल कर सुन ले। इस काली कलूटी लड़की को जहाँ से लेकर आया है वहीं छोड़ा, क्योंकि इस घर को ये काली बहू नहीं चाहिए। पिताजी, मैं मेघा को नहीं छोड़ सकता। अग्नि के 7 फेरे लेकर मैंने उसे अपनी पत्नी बनाया है। मेघा बहुत अच्छी लड़की है, आप सभी उसे एक मौका तो दीजिए। आदित्य, देख अपने घर वालों को, हम सभी गोरे हैं, जबकि ये काली बहू हमारे परिवार में जरा भी नहीं मिल रही है। बस कीजिए माँ, बहुत बेइज्जती कर ली आप लोगों ने मेरी मेघा की। अब और नहीं, जा रहा हूँ मैं। आदित्य, हम कहीं नहीं जाएंगे। माँ जी, मुझे इस घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए।
ठीक है, तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये कहकर अंजना मेघा का गृह प्रवेश कराती है। अगले दिन काली बहू सुबह उठकर पूरे घर का काम करके अपने ससुराल वालों के लिए पहली रसोई में अच्छा खाना बनाती। तभी सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और मेघा जल्दी से खाना परोसती है। माँ जी, बाऊ जी, नंद जी, देवर जी, खाना शुरू कीजिए। अपना ये घटिया खाना उठाकर ले जाओ। हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए जो हमें तुम्हारे काले कलूटे हाथों का बना हुआ ये गया गुजरा खाना खाना पड़ेगा। मगर मैंने सारा खाना आप सभी की मनपसंद का बनाया है। मैं जानती हूँ आप सभी मुझसे नाराज हैं, मगर खाने से कैसी दुश्मनी, खा लीजिए। काली बहू के बार बार कहने पर अंजना गुस्से में मेज का सारा खाना उठाकर फर्श पर फेंक देती है। क्यों री मेरी काली बहू, तुझे क्या लगता है ये सब करके तू हम सभी का दिल जीत लेगी? कभी नहीं। मुझे तुझ जैसी काली बहू कभी नहीं चाहिए थी, मगर अब मैं अपने रणवीर की शादी गोरी बहू से करूंगी, जिसे देखकर तू जल कर मर जाएगी। ये कहकर अंजना और सभी खाने की मेज से उठकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। वहीं बेचारी काली बहू फर्श पर बिखरे कांच को साफ करने लगती है कि उसका बुरी तरह हाथ कट जाता है। आह माँ, मेरा हाथ, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं काली हूँ तो क्या ये मेरी गलती है? क्या काले लोगों को खुश रहने का हक नहीं? ऐसा कहकर काली बहू फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ ही दिनों में अंजना अपने छोटे बेटे रणवीर की शादी रूबी से करके उसे घर ले आती है। रूबी बहुत ही गोरी और घमंडी होती है। मम्मी जी, जो करना है जल्दी से कीजिए, मुझे गर्मी लग रही है। रूबी बहू, अपने गोरे पैरों से गृह प्रवेश करके घर में आ जाओ। मेरा कमरा कहाँ है? चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है मेरी काली भाभी। भाभी? यू मीन टू से लावण्या? तो क्या ये मेरी जेठानी है? ओह गॉड, ये कितनी काली है, बिल्कुल अंधेरी रात की तरह। इस तरह रूबी भी बेचारी काली बहू के रंग की हंसी उड़ाकर चली जाती है। अगले दिन गोरी बहू की मुंह दिखाई के लिए पूरा घर अच्छे से सजाया जा रहा था। गजेंद्र जी, जरा ये गुलाब के फूल मेन डोर के ऊपर लगा दीजिए। हाँ ठीक है, लाओ दो। गजेंद्र सीढ़ियों पर चढ़कर फूल लगाने लगता है। तभी वहाँ काली बहू आती है। इस सीढ़ी का पाया तो टूटने वाला है और नीचे तो बिजली की तारें बिखरी हुई हैं। क्या करूं, मुझे बाऊजी को बचाना होगा। मेघा भागते हुए वहां आती है। बाऊजी संभल कर, सीढ़ी का पाया टूटने को है, जल्दी से नीचे उतर जाइए। गजेंद्र सावधानी के साथ उतर जाता है, मगर मेघा का पैर बिजली की नंगी तारों पर पड़ जाता है और उसे करंट लगता है। बहू, मेघा बहू, अरे कोई मेन स्विच बंद करो। गजेंद्र भागकर मेन स्विच बंद करता है। तभी घर के सभी लोग वहां आ जाते हैं। अरे ये कैसी आवाज है? अरे भगवान, मेघा बहू ने आज मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, उसे करंट लग गया। अरे मरी तो नहीं ना, जिंदा तो है। जब से इस मनहूस के काले कदम मेरे घर में पड़े हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। सुन मेरी काली बहू, आज इस घर में मेहमान आने वाले हैं। खबरदार जो किसी के सामने खुद को इस घर की बहू कहा तो। थोड़ी देर में गोरी बहू की मुंह दिखाई शुरू हो जाती है। वहीं काली बहू अंदर ही अंदर घुटते हुए नौकर बनकर सभी को जूस कोल्ड ड्रिंक पिला रही होती है। रूबी भाभी, ये आपके लिए, इसमें मेकअप किट है, इसे लगाकर आप और भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। और ये ले मेरी प्यारी गोरी बहू, ये 9 लखा हार तेरी सास की तरफ से। वाह, इतना महंगा नेकलेस, थैंक यू सो मच मम्मी जी। आप सब मुझे कितना प्यार करते हैं। तू है ही इतनी प्यारी, ला मैं तुझे ये पहना देती हूँ। देखो तो जरा, मेरी बहू एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। अपनी देवरानी के लिए अपने ससुराल वालों का इतना प्यार देखकर काली बहू आंसू भरी आंखों से कहती है, देवरानी जी कितनी खुश नसीब हैं, उन्हें सभी का प्यार मिल रहा है, मगर मेरे हिस्से में ससुराल वालों से प्यार पाना लिखा ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो कभी काली बहू चाहिए ही नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता है और अपने गोरे रंग का फायदा उठाकर रूबी अपनी सास से हर दिन पैसे मांगकर शॉपिंग पार्लर पर खर्च करती। नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। माँ जी, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। परसों मेरी सहेली रीटा की शादी है, इसलिए मुझे नई साड़ी और उसकी मैचिंग की ज्वेलरी भी खरीदनी है। कहाँ से पैसे दूं मैं तुझे? तेरे महंगे खर्चों ने मुझे और इस घर को कंगाल करके छोड़ दिया है। घर में एक पैसा भी नहीं बचा है। इसमें मेरी क्या गलती है मम्मी जी? आपको गोरी और सुंदर बहू चाहिए थी, मगर अब मेरे शौक पूरे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं। पता नहीं कैसे भिखारी फकीर के घर फंस गई हूँ मैं। रूबी बड़बड़ाते हुए चली जाती है। पैसे की तंगी के कारण घर के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। अब तो आदित्य की नौकरी भी चली जाती है और पूरा परिवार दाने दाने को तरसने लगता है। लाचार होकर सभी घर बेचने के मशवरे पर आते हैं। तभी काली बहू अपने गहने लाकर अंजना को देते हुए कहती है, माँ जी, ये घर मत बेचिए। बाबूजी ने इस घर की एक एक ईंट अपने हाथों से लगाई है। ये लीजिए, ये मेरे गहने हैं, इन्हें गिरवी रखकर हम कोई व्यवसाय शुरू करते हैं।
अंजना को अपनी काली बहू का दिया सुझाव बिल्कुल ठीक लगता है, जिसके बाद आदित्य काम शुरू करता है और हालत धीरे धीरे संभलना शुरू हो जाती है। मगर इन सबके बीच सभी की आंख खुल जाती है और सभी अपनी करनी पर पछताते हुए काली बहू से माफी मांगते हैं। मेघा बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तेरा काला रंग देखकर हम सभी ने तुझे ठुकरा दिया। जिस बहू के हर शौक पूरे करने के पीछे मैं अपना सब कुछ हार गई, वो हमारे बुरे हालातों में हमारी गरीबी और हंसती रही। मैं हमेशा कहती रही ना कि मुझे काली बहू नहीं चाहिए, मगर बस अब मुझे मेरी काली बहू ही चाहिए, क्योंकि वो हीरा है। हाँ मेघा भाभी, अपनी इस ननद को भी माफ कर देना और थैंक यू सो मच हम सभी का इतना ख्याल रखने के लिए। जिस अपनेपन और खुशियों के लिए काली बहू हमेशा तरसती रही, आखिर में भगवान ने उन खुशियों से मेघा का खाली दामन भर दिया। वहीं रूबी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया।